दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल NU सिविल सर्विसेज पर। दोस्तों, परीक्षा मंथन ही करंट अफेयर सीरीज़ चल रही है। जनवरी से लेके मई 2020 तक का हम करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। बहुत सारे जो है दोस्तों टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। सेगमेंट वाइज की अगर बात करें दोस्तों, तो पहले हम लोग राष्ट्रीय मुद्दे दे चुके हैं, फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, फिर विधि और न्याय, उसके बाद फिर हम लोग अर्थव्यवस्था देख रहे हैं। आज दोस्तों अर्थव्यवस्था जो हमारी है करंट अफेयर, उससे रिलेटेड आज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक समीक्षा, ठीक है। फिर केंद्रीय बजट आ जाएगा। तो परीक्षा मंथन की बुक दोस्तों इसलिए उपयोगी है क्योंकि आगामी जो एग्ज़ाम है स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अगर पिछले वीडियोस आप नहीं देखें तो आप जाके प्लेलिस्ट में सब सीक्वेंस से वीडियोस लगे हुए हैं, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। जितने भी अभी तक वीडियोस परीक्षा मंथन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं सब वहाँ पड़े हुए हैं। आप जाके उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और प्लेलिस्ट में जाके चैनल पे आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस इसलिए कर दीजिए कि जो अपकमिंग जो भी वीडियोज़ रहें उसको आप नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और देख सकें। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज कंप्लीट करेंगे, आज इकोनॉमिक आज टोटली जो है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज दोस्तों आज का टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसमें क्या है दोस्तों, फरवरी 2020 को खाद्य एवं उपभोक्ता मामले की केंद्रीय मंत्रालय, ठीक है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है, ठीक है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को अप्रैल 2020 तक स्थापित करने हेतु घोषणा की। मतलब दोस्तों जो फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है, ठीक है, सेंट्रल की, उन्होंने जो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को स्थापित करने की घोषणा की है, ठीक है, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के केंद्रीय मंत्रालय द्वारा। दोस्तों इसमें ये बताया गया है कि जो ये अधिनियम का जो उद्देश्य है दोस्तों, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करना है। इस अधिनियम ने 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जगह ले ली है, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था दोस्तों 1986 का, उसको रिप्लेस करके अब ये बन गया है। दोस्तों 9 अगस्त 2019 को जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान की थी। अब दोस्तों इसका मुख्य जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मुख्य प्रावधान क्या है वो चलिए देख लेते हैं। इसमें दोस्तों मुख्य प्रावधान जो है, किसी उपकरण या सामान की खराबी पर विक्रेता, विनिर्माता और सेवा प्रदाता तीनों पर शिकंजा कसेगा। मतलब दोस्तों अगर कुछ इश्यू होता है, ठीक है, आपके प्रोडक्ट में, तो जो उसका सेलर है, डीलर है, या जो उसका प्रोड्यूसर है, मतलब जो उसका मैन्युफैक्चरर है, इन तीनों के ऊपर जो है दोस्तों शिकंजा कसा जाएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों एक चीज़ ये भी है कि 50 करोड़ रुपए तक का जो है जुर्माने का प्रावधान है। अधिनियम में घटिया उत्पाद बेचने पर 5 साल की जेल और 50 करोड़ रुपए तक जुर्माना देने का प्रावधान है। अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं की रक्षा और निगरानी के लिए एक कार्यकारी समिति बनाने का भी प्रावधान है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन का प्रस्ताव है। ग्राहकों को नुकसान पहुंचाने वाले गलत या भ्रामक विज्ञापन, दोस्तों अब देखे होंगे आप, कुछ दिन पहले बहुत सारे ऐड आ रहे थे फेयर एंड लवली के और बहुत सारी कंपनी के, ठीक है, कि मतलब उसको क्रीम लगाने से आप गोरा हो जाएंगे। तो उस तरीके का जो ऐड है दोस्तों, वो जो है उस तरीके के लिए मतलब बंद कर दिया गया, उसको बैन कर दिया गया। और ये कहा गया है कि इस तरीके जो गलत या भ्रामक विज्ञापन पर 2 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक की जुर्माने का जो प्रावधान है। गंभीर मामलों में अधिकतम 10 साल की जेल और 50 लाख जुर्माने का प्रावधान है। देखे होंगे वो ऐड जो है आजकल बंद हो गया है, नहीं आता है। भ्रामक प्रचार या विज्ञापनों में शामिल सेलिब्रिटीज़ पर जुर्माना लगाया जाएगा। विधेयक में उन पर जेल की सज़ा का प्रावधान नहीं किया गया, ठीक है। जो सेलिब्रिटीज़ जो दोस्तों पब्लिसिटी करते हैं, जो इसका जो है इंडोर्स करते हैं, उन लोग के लिए जो है उनको भी जुर्माना इसके अंतर्गत लाया गया है। अगला दोस्तों है टॉपिक भारत में गरीबी आकलन के तरीके, वेज ऑफ मेजर पॉवर्टी इन इंडिया। इसमें ये कहा कि जो अहमदाबाद 2020 में अहमदाबाद अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत एक दशक में ही 270 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर किया है, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में प्रत्येक दिन हर मिनट में 12 भारतीय नागरिक को अत्यंत गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी से ऊपर उठाया जा रहा है। गरीबी क्या है दोस्तों, उसके तहत
ये कि जब जब जिसमें किसी भी व्यक्ति या परिवार के वित्तीय संसाधन इतने कम होते हैं कि वह जीवन यापन के न्यूनतम मानकों का भी वहन नहीं कर पाते। ठीक है। गरीबी रेखा की सीमा के कम उपभोग व्यय के आधार पर अर्थशास्त्री और नीति निर्माता परम गरीबी एब्सोल्यूट जो पॉवर्टी है को परिभाषित करते हैं कि आधिकारिक तौर पर गरीबी रेखा का निर्धारण गरीबी रेखा के मतलब टोकरी पॉवर्टी लाइन बास्केट में शामिल वस्तुओं को प्राप्त करने में व्यय किए गए खर्चों में किया जाता है। मतलब इसका मतलब ये बोला गया दोस्तों कि जो मतलब इसमें ये बताया गया कि जो गरीबी रेखा से जो लोग होते हैं अगर उनको परिभाषित करने की बात की जाए तो ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति या परिवार के वित्तीय संसाधन इतने कम होते हैं कि जीवन उसका जो एक मिनिमम लेवल का जो एक एक्सपेंडिचर होता है दोस्तों, मिनिमम लेवल उसका जो लेवल होता है ना उसको भी वहन नहीं कर पाता है। ठीक है, इसमें ये बताया गया है। अगला टॉपिक है दोस्त, इसी में जो है कंटिन्यू करते हैं। पीएलबी में उन वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है जो जीवन जीने के न्यूनतम आधारभूत मानक के लिए आवश्यक है, जैसे भोजन, कपड़ा, मनोरंजन इत्यादि। पीएलबी में किन किन वस्तुओं को शामिल किया जाए यह भारत में वाद विवाद का विषय है। ठीक है। गरीबी आकलन के तरीके, ठीक है, मेज़र की बात की जा रही है, किस तरह उसको मेज़र किया जाए। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जनसंख्या के आधार पर गरीबी को मापा जाता है। ठीक है, इसे दोस्तों हेड काउंट रेशियो के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लाइनर वन लाइनर में भी क्वेश्चन आ सकता है ये। ठीक है, गरीबी रेखा में कितने नीचे हैं ये निर्धारित किया जाता है। इसे डेप्थ ऑफ पॉवर्टी भी कहते हैं। ठीक है, मतलब दूसरी विधि की बात हो रही है। पहली विधि तो ये है कि इसमें क्या है, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग होते हैं उनको संख्या के आधार पर नापा जाता है। ठीक है, इसे हेड काउंट रेशियो कहते हैं। और दूसरा जो विधि है दोस्तों ये है कि जिसमें निर्धारित की गरीबी रेखा में कितने गरीबी रेखा से कितना नीचे हैं, इसे डेप्थ ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। ठीक है, गरीबी रेखा निर्धारण के लिए 6 अधिकारी समितियों बनी है दोस्तों, जो निम्न है। वर्किंग ग्रुप 1962, DN दांडेडकर 1971, वाई के अलग 1979, DK लकड़वाला 1993, सुरेश तेंदुलकर 1993, सी रंगराजन 2014। देखिए, सरकार ने रंगराजन समिति जो गठित की थी उसकी सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया। फलस्वरूप अभी भी तेंदुलकर समिति के आधार पर ही गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, इस अधिकार पर 21.9% लोग भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीते हैं। अब दोस्तों तेंदुलकर समिति क्या थी, इसमें ये बताया गया था कि इस समिति में गरीबी रेखा का निर्धारण भारत के शहरी इलाके में 32 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और ग्रामीण इलाके में 27 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर किया है। इसका अर्थ है कि शहरी क्षेत्रों में 32 रुपये से ऊपर और ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपये से ऊपर प्रतिदिन कमाने वाले को गरीब नहीं माना जाएगा। ठीक है, इस रिपोर्ट की उस समय बहुत आलोचना हुई थी। अब दोस्तों इसी के साथ साथ जो केंद्रीय योजनाएं हैं उनके बारे में बताया है कि अंत्योदय अन्न योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों के निर्धारण करने में नीति आयोग द्वारा परिभाषित गरीबी और गरीबों की संख्या विभिन्न समितियों के आधार पर आकलित का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक दोस्तों, वर्चुअल करेंसी पर लगा प्रतिबंध हटा। मतलब वर्चुअल करेंसी पर पहले बैन किया गया था, उसको जो है प्रतिबंध हटा लिया गया। क्या है मामला, देखते हैं चलिए। जो देश की हमारी शीर्ष अदालत है सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्चुअल करेंसी, ठीक है, के व्यापार पर लगे उस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक आदेश के माध्यम से अप्रैल 2018 में अधिरोपित किया गया था। बस इतना ध्यान रखिए। अब देख लेते हैं कि वर्चुअल करेंसी होता क्या है। दोस्तों अगर वर्चुअल करेंसी की बात की जाए तो ये एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा होती है। इसी का एक रूप जिसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं वो भी होती है। ठीक है, वर्चुअल करेंसी भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समर्थित न होने के कारण वैध मुद्रा की श्रेणी में नहीं आती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है दोस्तों, विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रुझान रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स की बात हो रही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। अब दोस्तों आप इसमें कमेंट में बताइए कि ILO का हेड ऑफिस कहाँ पे है। ठीक है, ये आप कमेंट करके बताइए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें बताया गया है कि हाल ही में जो है दोस्तों ILO ने विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रुझान रिपोर्ट, मतलब वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ठीक है, ये रिपोर्ट जारी किया जाता है ILO के द्वारा।
ठीक है, 2020 में प्रकाशित किया। इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों 2020 में वैश्विक बेरोजगारी में लगभग 25 लाख 2.5 मिलियन की वृद्धि का अनुमान है। ठीक है, दूसरा दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में बेरोजगारों की संख्या लगभग 188 मिलियन है। वाह, बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा 165 मिलियन लोगों के पास पर्याप्त आय वाला रोजगार नहीं है और लगभग 120 मिलियन लोग तो सक्रिय रूप से काम की तलाश में है या श्रम बाजार तक पहुंच से दूर है। इस प्रकार विश्व में लगभग 470 मिलियन लोग रोजगार की समस्या से परेशान हैं। ठीक है, 15 से 24 वर्ष की आयु के कुल 267 मिलियन युवा रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण में संलिप्त नहीं है। ठीक है, तथा इससे अधिक लोग काम करने की खराब समिति को भी सहन कर रहे हैं। दोस्तों वर्तमान में कार्यशील जो गरीबी है, जो क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर प्रतिदिन 3.20 अमेरिकी डॉलर से कम आय के रूप में परिभाषित किया गया है, वो वैश्विक स्तर पर कार्यशील आबादी में 630 मिलियन से अधिक या 5 में से एक व्यक्ति को प्रभावित करती है। ठीक है, गौरतलब है कि पिछले 9 वर्षों में वैश्विक बेरोजगारी में स्थिरता बनी हुई थी, किंतु धीमी वैश्विक विकास गति के कारण बढ़ते श्रम बल के अनुपात में रोजगार सृजन न हो पाने के कारण बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। ठीक है, अगला टॉपिक है दोस्तों, ये एक टॉपिक बताया है, इसमें रुपए का जो है इतिहास के बारे में बताया है। रुपए का इतिहास। वर्तमान में भारतीय मुद्रा जो है दोस्तों वैश्विक परिदृश्य में अवमूल्यन की प्रक्रिया से गुजर रही है। अवमूल्यन, जिसे भारत का जीवाश्म ईंधन, तेल, गैस आदि और अन्य आयात पर खर्चा बढ़ गया है। ठीक है, इस स्थिति में यदि इस सापेक्ष निर्यात से आय में वृद्धि न हो तो भारत के राजकोषीय घाटे में वृद्धि हो सकती है। इसके बैकग्राउंड के बारे में बताया दोस्तों, रुपया मुद्रा प्राचीन काल से ही विनिमय की इकाई रही है। ठीक है, अब दोस्तों ये अलग अलग किस्म दिया, कौड़ी, दमड़ी, देला, पाई, पैसा, आना, ये सब चीज़ें पुराने ज़माने में रुपये का वैल्यू क्या था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, मिजरी इंडेक्स। मिजरी इंडेक्स क्या होता है दोस्तों? मिजरी इंडेक्स, इसमें दोस्तों ये बताया हुआ है कि हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था को मिजरी इंडेक्स के आधार पर मापने की मांग की गई है। अब मिजरी इंडेक्स क्या है, चलिए देखते हैं। मिजरी इंडेक्स को अर्थशास्त्री आर्थर उकुन द्वारा विकसित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। आर्थर उकुन 1970 के शुरुआती दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक स्थिति को मापने के कारण लोकप्रिय हुआ था। ठीक है, यह इंडेक्स किसी देश की मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की दर को जोड़कर निकाला जाता है। इस सूचकांक का स्कोर जितना अधिक होगा, देश के नागरिकों की स्थिति उतनी ही दयनीय मानी जाती है। मतलब उल्टा है, जितना अधिक सूचकांक मतलब इसका वो निकलेगा, जितना अधिक होगा इसका स्कोर, उतना ही दयनीय स्थिति रहेगी। हाल ही के दिनों में सूचकांक में व्यापक रूप से अन्य आर्थिक संकेतकों जैसे बैंक ऋण दरों को भी शामिल किया गया। ठीक है, मूल मिजरी इंडेक्स का एक रूप ब्लूमबर्ग मिजरी इंडेक्स है, जिसे ऑनलाइन पब्लिकेशन द्वारा विकसित किया गया है। अगला टॉपिक है खाद्यान्न। 2021 में खाद्यान्न उत्पादन का जो लक्ष्य है उसके बारे में बताया है। इसमें ये बताया है कि जो है हाल ही में इस वर्ष सामान्य मानसून के पूर्वानुमान के बाद एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने 2020-21 के लिए 298 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, 2020-21 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 2019-20 में अनुमानित उत्पादन लक्ष्य से लगभग 2% अधिक है। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया कि सरकार मानसून पूर्व और मानसून जून सितंबर की अवधि के दौरान फसलों की बुवाई के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है। ठीक है, इसमें जो दोस्तों लक्ष्य जो बताया गया है प्रमुख उत्पादन का, वह है 2020-21 में धान और गेहूं के उत्पादन का लक्ष्य 2019-20 के अनुमानित उत्पादन के स्तर पर ही रखा गया है, लेकिन दालों और मोटे अनाजों का उत्पादन लक्ष्य अधिक रखा गया है। उम्मीद की गई 2020-21 में दालों एवं मोटे अनाजों के उत्पादन में वृद्धि होने से खाद्यान्न उत्पादन में भारत नवीन रिकॉर्ड को प्राप्त कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसी में गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी। मौसम पर निगरानी वाली देश की निजी कंपनी स्काईमेट वेदर सर्विसेज ने वर्ष 2020 के लिए रबी फसल पर अपनी रिपोर्ट का दूसरा वॉल्यूम जारी किया। ठीक है, जिसके अनुसार देश का गेहूं का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 9.7% अधिक है।
मंडियों के ई प्लेटफॉर्म से जुड़ाव में 65% की वृद्धि की बात की जा रही है। क्या है, कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिसे ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कहा जाता है, ठीक है, एक प्रकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए, क्वेश्चन बन सकता है। ई नैम क्या है? ई नैम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कृषिगत उत्पादों के व्यापार को माध्यम प्रदान करता है। मीडिएटर है ये, मीडियम है ये, जो जुड़ने वाली मंडियों और थोक बाजारों, होलसेलर मार्केट की संख्या में इस तालाबंदी मतलब लॉकडाउन में 65% की वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, मतलब दोस्तों ये बता रहा है कि ई-नैम जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कृषिगत उत्पादों को व्यापार करने के लिए माध्यम प्रदान करता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों इसमें बात करें, 2016 में प्रारंभ राष्ट्रीय कृषि बाजार जैसे ई-नाम पूरे भारत के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी द्वारा संचालित लगभग 7,000 मंडियों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा ताकि कृषिगत उत्पादों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का सृजन हो सके। 9 मई 2020 तक लगभग 150 वस्तुओं जिनका सामूहिक मूल्य लगभग 1 लाख करोड़ है का व्यापार हो चुका है। भारत और गरीबी, 2020 को नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल हम लोग का है, ठीक है, उसके उपलक्ष्य में दोस्तों एक प्रगति रिपोर्ट, मतलब नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य की प्रगति रिपोर्ट जारी की है। इससे पता चलता है कि भारत अभी गरीबी को दूर करने के लक्ष्य हासिल करने में काफ़ी मजदूर है अभी। मतलब ये बोला गया है सिंपल, नीति आयोग द्वारा जो एक रिपोर्ट जारी किया है कि भारत अभी भी गरीबी को दूर करने का जो लक्ष्य दिया गया है उससे काफ़ी दूर है। इसमें दोस्तों कंक्लूजन की बात की जाए, मुख्य निष्कर्ष क्या निकलता है? टाइम टू केयर शीर्षक से जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय नमूनों पर सर्वेक्षणों से प्राप्त जो नेशनल स्टैटिस्टिकल जो सर्वे हुआ है दोस्तों, नेशनल सर्वे, उससे प्राप्त दोस्तों उपभोग के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है 1990 के दशक से शुरू हुए आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण के बाद उपभोग विषमता बढ़ी है। ठीक है, 1990 में दोस्तों 1980 के दशक में 1% से व्यक्तियों को प्राप्त होने आय 6% थी, जबकि 1991-2015 के दौरान यह आय 22% पहुंच गई। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक से पहले टाइम टू केयर रिपोर्ट जारी की गई। ये रिपोर्ट बताती है कि भारत के 1% लोगों के पास लगभग 95 करोड़ 70% लोगों से 4 गुना अधिक संपत्ति है। ठीक है, ऑक्सफैम की इस रिपोर्ट में कहा गया है दुनिया के 2153 अरबपतियों के पास इस धरती की 460 करोड़ लोगों से ज़्यादा संपत्ति है, जो इस दुनिया की 60% आबादी है। भारत का साल 2018-19 का कुल बजट 24.42 लाख करोड़ रुपए का था, जबकि भारत के केवल 63 लोगों के पास इससे अधिक संपत्ति है। बताइए। महिला असमानता में वृद्धि, रिपोर्ट में कहा गया भारत में राजनीतिक सशक्तिकरण के स्तर पर महिलाओं के साथ बड़ा भेदभाव किया जाता है, लेकिन आर्थिक भागीदारी और अवसरों, स्वास्थ्य जैसे स्तरों पर भी भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। एक रिपोर्ट में पहले ये बताया गया था कि लैंगिक असमानता के मामले में भारत दुनिया के 153 देशों की सूची में 112 स्थान पर है। ठीक है, बहुत अचीवमेंट नहीं, तो बहुत पीछे हैं इसमें, नीचे से टॉप लेवल पे है, नीचे टॉप है दोस्तों। 153 लोग, 112वां रैंक है दोस्तों। सोचिए क्या कंडीशन है। कर सुधार की बात की जा रही, टैक्स रिफॉर्म। 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते वक्त प्रत्यक्ष कर सुधारों को लेकर 3 बड़ी घोषणाएं की। ये घोषणा थी: 1, प्रत्यक्ष कर विवादों के समाधान के लिए विवाद में विश्वास योजना। 2, अर्थव्यवस्था को गतिशील करने के लिए उपभोग खर्च बढ़ाने वाली आयकर की नई व्यवस्था। और तीसरी, करदाताओं के अधिकारों के लिए करदाता चार्टर को लागू करना। ठीक है, मुख्य बातें क्या रही? मुख्य बातें इसमें दोस्तों ये बताई, नई प्रत्यक्ष कर समाधान योजना के तहत करदाता अपनी पिछली अतिरिक्त आय का खुलासा कर सकेंगे। इस योजना के तहत आयकर अपील न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों में लंबित प्रत्यक्ष कर विवादों के साथ साथ मध्यस्थता और ऋण वसूली, ठीक है, में लंबित मुकदमों पर संशोधन और जब्ती के छोटे मामलों में भी शामिल किए गए हैं।
दोस्तों इसमें ये बताया कि 30 जून 2020 तक जारी रहेगी ये योजना। ठीक है, यदि कर बकाया केवल विवादित ब्याज और जुर्माने से जुड़ा हुआ है तो योजना में घोषित निर्धारित अंतिम तिथि तक विवाद का निपटारा करने पर विवादित जुर्माने या ब्याज की 25% राशि का भुगतान करना होगा। ठीक है। पीएम केयर फंड, दोस्तों अभी लॉकडाउन के टाइम आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है डोनेट किए हैं पीएम केयर फंड में। दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 के महामारी द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की आपातकालीन या संकटपूर्ण स्थिति में निपटने हेतु आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राष्ट्रीय कोष, ठीक है, की स्थापना की है। पीएम केयर कोष के बारे में जानकारी लेते हैं। पीएम केयर जो है दोस्तों एक फंड, एक सार्वजनिक, ठीक है, ट्रस्ट है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। अन्य सदस्यों के रूप में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं। गौरतलब है कि ये कोष जो है राशि की सीमा निर्धारित नहीं की गई है, मतलब इसमें अनलिमिटेड जो है आप पैसे मतलब जो है चैरिटी कर सकते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोग योगदान करने में सक्षम होंगे। ठीक है, मतलब दोस्तों इसमें कि गौरतलब है कि कोष में राशि की सीमा निर्धारित नहीं की गई। ठीक है। कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत योगदान सीएसआर होता है दोस्तों कंपनी के लिए ऊपर, ये मतलब कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उनको कुछ डोनेट किया जाता है। अब वो कितना है ये हम चलिए देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर ने स्पष्ट किया है, कारपोरेट अफेयर मतलब दोस्तों कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया पीएम केयर फंड में सीएसआर के तहत कंपनियों को योगदान देना अनिवार्य है, मैंडेटरी कर दिया है दोस्तों। ठीक है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत सीएसआर का प्रावधान उन कंपनियों पर भी लागू होता है जिनका मूल्य 500 करोड़ रुपए से अधिक हो, कुल कारोबार 1000 करोड़ रुपए के अधिक हो या शुद्ध लाभ 5 करोड़ से अधिक हो। सीएसआर के तहत उपरोक्त कंपनियों को पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभों का औसत 2% योगदान देना आवश्यक है। पीएम केयर दोस्तों कब बनाया गया था? ये पाकिस्तान में विस्थापित लोगों की मदद करने हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपील पर जनता के अंशदान से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों कुछ शार्ट टॉपिक्स हैं, कुछ शार्ट न्यूज़ हैं करंट अफेयर, उसको हम चलिए देख लेते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स का पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। फेसबुक ने जियो में 9.9% हिस्सेदारी खरीदी। ठीक है, मतलब इसमें कुछ पढ़ने के लिए नहीं दोस्तों। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली जो कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में दोस्तों फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में 9.9% की हिस्सेदारी खरीदने के लिए 5.7 अरब डॉलर, ठीक है, या अगर रुपीज़ की बात करें रुपए में तो 43,574 करोड़ रुपए निवेश का करार किया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों इसी में अगला टॉपिक जो है विश्व बैंक की रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि हाल ही में विश्व बैंक द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई जिसमें भारत की वर्ष 2019-20 के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि दर 5% आकलित की गई है। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक ने जो है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट में प्रकाशित की गई है। इससे बताया गया दोस्तों कि जो जीडीपी है दोस्तों 5.8% की वृद्धि प्राप्त कर लेगी। ठीक है, विदित हो कि चालू वित्तीय वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि दर अपने 11 वर्षों के न्यून स्तर 5% पर आ गई है, जिसका कारण विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र में गिरावट है। ठीक है, राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल हाल ही में केंद्र सरकार ने सतत आर्थिक विकास की अवधारणा के अंतर्गत भारत को व्यापार सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे सूचकांकों में बेहतर स्थिति प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद को अधिसूचित किया है। ठीक है, इसमें ये उल्लेखनीय है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की अध्यक्षता की जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अनुसंधान और विकास कार्यों पर सरकारी निजी भागीदारी पहले। इसमें ये बोला गया दोस्तों सरकारी निजी भागीदारी पहले की बात की गई है अनुसंधान और विकास कार्यों के ऊपर। हाल ही के दिनों में विज्ञान और तकनीकी विभाग भारत के अनुसंधान एवं विकास कार्यों में निवेश की वृद्धि के लिए निजी क्षेत्रों में योगदान लेने का प्रयास कर रही है। विज्ञान और तकनीकी विभाग द्वारा निजी क्षेत्र की कंपनियों से वर्तमान में 40 करोड़ प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, विदित हो कि वर्ष 2017 में अनुसंधान और विकास पर वैश्विक
खर्च 1.7 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, अनुमानित है, जिसमें अमेरिका, चीन और जापान क्रमशः शीर्ष के देश हैं। इसमें दोस्तों ये बताया गया है सिंपल वे में कि विज्ञान और तकनीकी विभाग द्वारा निजी क्षेत्र की कंपनियों में वर्तमान में 40 करोड़ रुपये प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 2017 में अनुसंधान और विकास का जो वैश्विक खर्च था 1.7 ट्रिलियन डॉलर के, ठीक है, ट्रिलियन डॉलर अनुमानित है, जिसमें अमेरिका, चीन और जापान क्रमशः शीर्ष के देश है। दोस्तों अगर बात की जाए इसमें कि खर्च में भारत की हिस्सेदारी की बात की जाए तो 2.8% है। भारत के शीर्ष 3 विभाग जिन्होंने अनुसंधान विकास कार्यों पर 2017-18 में सबसे अधिक खर्च किए गए हैं, उसमें दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये दोस्तों SAP लैब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एमफैसिक लिमिटेड और ओलंपिया टेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड क्रमशः 3 कंपनियां हैं, क्रमशः शीर्ष 3 कंपनियां जिन्होंने वर्ष 2017-18 में अनुसंधान एवं विकास कार्यों में अपना योगदान दिया, ठीक है। भारत की तेल मांग में वृद्धि चीन से अधिक, इंडियाज़ ऑयल डिमांड ग्रो टू ओवरटेक चाइना। इसमें ये बताया गया कि हाल ही में जो दोस्तों इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, अब आप कमेंट में बताइए इसका हेड ऑफिस कहाँ और IA कब इस्टेब्लिश हुआ, द्वारा भारत की जो है IA द्वारा भारत की ऊर्जा नीति 2020 का पुनर्विलोकन किया गया, जिसमें IEA ने ये जानकारी दी कि भारत की तेल मांग में वृद्धि मध्य 2020 से चीन से अधिक हो जाएगी, ठीक है। इसमें ये बोला गया दोस्तों कि IA के सदस्य देशों के 90 दिनों तक की रणनीति भंडारण क्षमता बनाए रखनी होती है। हालांकि भारत IA का पूर्ण सदस्य न होकर सहयोगी देश सदस्य ही है। भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व का तीसरा तेल उपभोक्ता, मैंने गलती से बोल दिया, उत्पादक तेल उपभोक्ता देश, और भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व का तीसरा तेल उपभोक्ता देश और चौथा सबसे बड़ा तेल शोधन मतलब रिफाइनर देश है। अब दोस्तों थालीनॉमिक्स क्या है? थाली से निकला हुआ है, खाना खाते हैं, थाली होती है, थाली से आर्थिक सर्वेक्षण में इस्तेमाल भोजन एक अर्थशास्त्र थालीनॉमिक्स के अनुसार संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के शाकाहारी भोजन को थाली, जिसमें चावल, दाल, रोटी और सब्जी शामिल होती है, के औसत खर्चों में 2006-07 के बाद 29% की कमी आई है दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं, थालीनॉमिक्स क्या है, ठीक है, वन लाइनर के हिसाब से। विश्व आर्थिक मंच का 50वां शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, उसमें क्या बताया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात की जा रही है दोस्तों। इसका 50वां सम्मेलन 21 जनवरी से 25 जनवरी 2020 तक स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में आयोजित किया गया, ठीक है। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व जो है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल ने किया, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका तो थीम की बात की जाए दोस्तों, थीम क्या थी, तो एकजुट एवं सतत विश्व के साझेदार, ये थीम थी। रिजर्व बैंक द्वारा कोऑपरेटिव बैंक का नियमन, हाल ही में रिजर्व बैंक मंत्रिमंडल ने 1540 कोऑपरेटिव बैंकों का रिजर्व बैंक के नियमन के अधीन लाने के लिए बैंकिंग नियमन अधिनियम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में संशोधन की मंजूरी दे दी है, ठीक है। मतलब ये कहा गया है कि 1540 कोऑपरेटिव बैंकों, ठीक है, कि रिजर्व बैंक के नियमन के अधीन आने के लिए संशोधन की मंजूरी दे दी है। कोऑपरेटिव बैंकों में मुख्य पदों की पोजीशन पर नियुक्ति के संदर्भ में रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति आवश्यक है। रिजर्व बैंक आर्थिक संकट की स्थिति में कोऑपरेटिव बैंकों के बोर्ड के अधिकारों के अतिक्रमण कर सकता है। इसमें चीज़ और भी बताएगी दोस्तों कि कोऑपरेटिव जो बैंक होते हैं उसमें 8.6 लाख जो खाताधारक अकाउंट होल्डर हैं, उसमें कुल जमा पूंजी 5 लाख करोड़ रुपए की है, ठीक है। पंजाब और महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव जो PMC बैंक था दोस्तों, उसमें संकट के चलते सरकार ने ऐसा बैंक नियमन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर किया था। IMF ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर घटाई दोस्तों। इसमें क्या कहेगा, IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, IMF लोअर इंडियाज ग्रोथ फॉरकास्ट। IMF ने भारत के चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर घटाकर 4.8% तक सीमित कर दी। भारत की आर्थिक वृद्धि अनुमान से काफ़ी कम होने से IMF ने वैश्विक वृद्धि से अगले 2 वर्षों तक के लिए सबसे अधिक बाधा बताया है, ठीक है। जैसा कि IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ के अनुसार गैर बैंक वित्तीय क्षेत्र, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर
अगला टॉपिक है दोस्तों प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स की बात की जा रही है। भारत की आर्थिक वृद्धि में तीव्र गिरावट तथा निगम कर कटौती के परिणाम स्वरूप पिछले 2 दशकों में पहली बार प्रत्यक्ष करों, मुख्यतः आयकर और निगम कर, इनकम टैक्स और आपका म्युनिसिपल जो टैक्स होता है दोस्तों, ठीक है, निगम कर के संग्रहण में गिरावट दर्ज की गई है। भारत सरकार द्वारा 31 मार्च 2020 तक 13.5 लाख करोड़ रुपए प्रत्यक्ष कर संग्रहण का लक्ष्य है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के प्रत्यक्ष कर संग्रहण से 17% अधिक है। आयकर विभाग द्वारा 23 जनवरी 2020 तक 7.3 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष कर संग्रहण किया गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष के इसी समय की तुलना में 5.5% से अधिक की कमी को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष के प्रत्यक्ष कर संग्रहण, ठीक है, जो दोस्तों 11.5 लाख करोड़ रुपए है की तुलना में संग्रहण की कमी का अनुमान है। ठीक है, आगे दोस्तों साइबर पासवर्ड पर विश्व आर्थिक मंच, इसमें क्या बताया गया, WEF के बारे में बात कर रहा है। साइबर पासवर्ड पर विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक जो मंच है दोस्तों, ठीक है, फोरम है, उसकी बात कर रहा है। हाल ही में विश्व आर्थिक संघ के एक नए अध्ययन के मुताबिक दुनिया भर में डाटा से धोखाधड़ी के हर 5 में से 4 मामले कमज़ोर पासवर्ड या पूर्व पासवर्ड की चोरी होने की वजह से सामने आ रहे हैं। ठीक है, डिजिटल पासवर्ड जो हम लोग डालते हैं दोस्तों अपने ऑनलाइन जो भी रहता है उस पर, ठीक है, उसी की बात कर रहा है कि इसमें दुनिया भर की डाटा से धोखाधड़ी के हर 5 में से 4 मामले कमज़ोर पासवर्ड या पूर्व पासवर्ड की वजह से होता है, जिसकी चोरी हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह सामने आ रहे हैं। इसके अलावा साइबर क्राइम की वजह से 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को हर मिनट तकरीबन 20 करोड़ रुपए की चपत लगने की आशंका जताई गई है। इसमें से 80% अपराध जो है दोस्तों की वजह साइबर क्राइम से संबंधित होगा। ऐसे पासवर्ड या पिन को बरकरार रखना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण है। अध्ययन के मुताबिक IT हेल्प डेस्क की लागत का तकरीबन 50% सिर्फ पासवर्ड रीसेट करने में ही खर्च हो जाने का अनुमान जताया गया है। ठीक है, ये कंपनियों पर तकरीबन 7.25 करोड़ रुपए सालाना अतिरिक्त बोझ है। वैश्विक मंच के अनुसार पासवर्ड नहीं होने का मतलब ये नहीं कि हमारी डिजिटल दुनिया में सभी सुरक्षा बाधाओं को हटाना नहीं है। इसके बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल करने से यूज़र्स का समय और कंपनी का पैसा बचाया जा सकता है। अध्ययन में कंपनियों को बगैर पासवर्ड के सर्वश्रेष्ठ 5 तकनीकों के इस्तेमाल करने की वकालत की गई है। ये हैं बायोमेट्रिक्स, आँख उंगली आधारित पहचान, बिहेवियरल एनालिटिक्स, व्यवहार आधारित पहचान, ज़ीरो नॉलेज प्रूफ जिसपे क्रिप्टोग्राफी में इस्तेमाल की बात की जा रही है, QR कोड्स, बारकोड आधारित और सिक्योरिटी कीज़, 2 तरह के कारकों पर आधारित पहचान प्रणाली से संबंधित उपकरण। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं सेफ क्या है। 26 मार्च 2020 को लघु एवं मध्यम उद्यमों को आपातकालीन ऋण मुहैया करने हेतु सेफ सिडबी असिस्टेंट फैसिलिटेट इमरजेंसी योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत कोविड-19 से संबंधित चिकित्सा उपकरण और उत्पादों के निर्माण में लगे छोटे एवं मध्यम उद्यमों को 5 वर्ष तक की अधिकतम ऋण चुकता अवधि के साथ 5% ब्याज दर के साथ 50 लाख रुपए तक का कार्यशील पूंजी प्रदान की जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसमें ये रहा आज का टॉपिक। और इसी के साथ जो है दोस्तों अर्थव्यवस्था परीक्षा मंथन की कंप्लीट हो रही है, आज पूरी हो जा रही है। अब इसी के साथ साथ दोस्तों राष्ट्रीय मुद्दे हो चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो गए, विधि और न्याय हो चुके हैं। अब आज हमारा अर्थव्यवस्था भी दोस्तों इकोनॉमी भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद शुरू करेंगे आर्थिक समीक्षा, फिर बजट, उसके बाद दोस्तों ऑलमोस्ट फिर परीक्षा मंथन जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।